हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस पी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेस्ट एवरीडे। तो डिफरेंट बात करेंगे आज नॉलेज एंड कैरिकुलम की, जिसके कुछ 300-400 क्वेश्चन हम लोग ऑन यूट्यूब कर चुके हैं वीडियोस के माध्यम से। इसके टॉप 100 एमसीक्यूज यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा आज की इस क्लास में। और जो भी स्टूडेंट लास्ट तक बना रहता है वो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। और आज की खास बात यह भी है कि आज के इन क्वेश्चंस में जो आंसर है वो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। ऑलरेडी इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये जो पीडीएफ है वो पेड स्टूडेंट्स के लिए तैयार की जाती है। पेड वो होते हैं जो फीस पे करते हैं, तो उनको ये पीडीएफ तैयार करके आंसर उनमें ऑलरेडी टिक करके उनको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पेड नहीं ले रखा है तो उनका भी ध्यान रखा जाता है, तो उनको मैं वीडियोज के माध्यम से उनकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, तो और आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है और इनको फटाफट से तैयार करते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो ठीक है, इसीलिए इसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन है क्योंकि ये पीडीएफ पहले ही पहुंचाई जा चुकी है जिन बच्चों ने फीस जो है पे किया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने कहा, जस्ट मिनट प्लीज, क्वेश्चन है किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है। ऐसा कौन कहते हैं ज्ञान ही। देखिए आंसर तो दिया है लेकिन आप सीधे आंसर पर मत जाना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना बहुत बड़ी चीज है। पहले आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, समझिए, फिर आंसर को देखिए। किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? अरस्तु ने कहा ज्ञान ही शक्ति है। किसने कहा? अरस्तु ने कहा ज्ञान ही शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे सही हो जाता है। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, ऐसा रसेल कहते हैं। कौन कहते हैं? ऐसा रसेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पे सी आपका सही हो जाएगा। सभ्यता के द्वारा सूचनाओं का कुल योग ज्ञान है, ये बात कौन कहते हैं? सभ्यता द्वारा सूचनाओं का कुल योग ही ज्ञान है। किसने कहा था? डॉक्टर रंगनाथन ने यह बात कही थी कि सभ्यता द्वारा सूचनाओं का कुल योग क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। किसने कहा ज्ञान सर्वोच्च गुण है? जस्ट मिनट प्लीज, सॉरी। किसने कहा ज्ञान सर्वोच्च गुण है? ये बात सुकरात कहते हैं कि जो ज्ञान है वही सबसे बड़ी क्वालिटी है, वही सब सर्वोच्च गुण माना जाता है। ठीक है, किसने कहा? आपके सुकरात ने कहा। समाचार के जो चैनल होते हैं, जो न्यूज चैनल होते हैं, वो किसके माध्यम है? तो वो सूचना के माध्यम होते हैं। वो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, सूचना पहुंचाते हैं, जानकारी पहुंचाते हैं ना, तो यहाँ पे सूचना आएगा, सूचना के माध्यम है। शिक्षा ज्ञान का पर्याय है। कौन ज्ञान का पर्याय है? पाठ्यक्रम, कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षा है वो क्या है? ज्ञान का ही एक पर्यायवाची शब्द है। अंग्रेजी शब्द इंफॉर्मेशन की उत्पत्ति लैटिन शब्द डैश से हुई है। किस शब्द से? जो अंग्रेजी का शब्द जो इंफॉर्मेशन है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के जो इंफॉर्मेशियो है, कौन है? इंफॉर्मेशियो शब्द है, उससे हुई है। इंफॉर्मेशियो से बना है इंफॉर्मेशन। किससे? इंफॉर्मेशियो से बना है इंफॉर्मेशन। RTI, क्या? RTI अधिनियम बनाया गया था 2005 में बना। कब बना? RTI जो अधिनियम है वह आपका 2005 में बना। राय उदाहरण है किसका? ये व्यक्तिक इंडिविजुअल जो है ऑब्जर्वेशन का एक एग्जाम्पल है। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल है क्या? राय। ठीक है, ऑप्शन ए। उपनिषद में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है? उपनिषद में आपके 2 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है। उपनिषद में 2 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है। ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तो ज्ञान समझ करके भी प्राप्त कर सकते हैं, विश्लेषण के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, संश्लेषण के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसीलिए उपरोक्त सभी के द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जो सूचना है वह आंकड़ों पर निर्धारित होती है। सूचना किस पर आधारित होती है? सूचना आंकड़ों पर निर्धारित होती है। ज्ञान का स्रोत कौन सा है? जो तर्क है यह ज्ञान का स्रोत है। क्या है? ज्ञान का स्रोत क्या है? जो तर्क है यह ज्ञान का स्रोत माना जाता है। कौन सी ज्ञान की प्रकृति है? शक्ति ज्ञान की प्रकृति है। कौन सी ज्ञान की प्रकृति है? शक्ति क्या है? शक्ति ज्ञान की प्रकृति है। डैश मनुष्य की तीसरी आंख क्या है? उसका अपना दिमाग, उसकी बुद्धि, उसकी विजडम, ये क्या है? मनुष्य की तीसरी आंख है।
जो उसकी खुद की बुद्धिमत्ता है, समझ है ना, जो उसको उसका जो माइंड है वो क्या है, बुद्धिमत्ता क्या है, उसकी तीसरी आंख मानी जाती है। अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान किस पर आधारित होता है, इंद्रियों पर। अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान इंद्रियों पर आधारित है। अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान इंद्रियों पर आधारित है। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं तर्क। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, तर्क। क्रियात्मक ज्ञान डैश के विचारों पर आधारित होता है। तो जो क्रियात्मक ज्ञान है वह गांधी जी के विचारों पर आधारित है। जो इनकी बुनियादी शिक्षा थी, जो बेसिक शिक्षा थी, वह भी किस पर आधारित थी, क्रियाओं पर, है ना। एक्टिविटी करके बच्चा सीखे और उसमें बच्चा जो है कि, है ना, तो क्रियात्मक ज्ञान वहीं से गांधी जी का विचार था। उनकी जो बुनियादी बेसिक शिक्षा थी वो क्या थी, क्रियात्मक, एक्टिविटी पर बेस्ड थी। श्रीमद् भागवत गीता के अकॉर्डिंग ज्ञान के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान के 6 प्रकार बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है, मैंने पहले भी आपको क्लासेस में बताया हुआ है, क्यूरेरे से हुई है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति क्यूरेरे का जो लैटिन शब्द है उससे हुई है, क्यूरेरे से हुई है। पाठ्यक्रम हस्तांतरण के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। देखिए, पाठ्यक्रम हस्तांतरण के सिद्धांतों में आपके जीवन निर्माण का सिद्धांत शामिल है, नवीनीकरण का सिद्धांत भी शामिल है और उपयोगिता का सिद्धांत भी शामिल है। ये तीनों आपके पाठ्यक्रम हस्तांतरण के सिद्धांतों में शामिल हैं। लेकिन छात्रों की भौतिक समृद्धि का सिद्धांत पाठ्यक्रम हस्तांतरण के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्यूरेरे का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, पहले ही आपको बता चुके हैं। क्यूरेरे का अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। क्यूरेरे का अर्थ क्या है, दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी संस्थान के अंतर्गत होने वाली समग्र सभी एक्टिविटीज मिलाकर के सिलेबस का निर्माण करती हैं। किसी भी संस्थान की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी उसके क्रियाकलाप हैं, वह सब मिलाकर के सिलेबस बनता है, उसी को सिलेबस कहते हैं। पाठ्यक्रम उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है। पाठ्यक्रम किस में सहायक है, पाठ्यक्रम आपका उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है। लघु संस्कृति है, लघु संस्कृति है, जो कक्षा है वह लघु संस्कृति है। कक्षा को लघु संस्कृत की संज्ञा दी गई है। निम्न में कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है, आलोचना, रचनात्मकता, संरक्षण। तो ये सभी क्या हैं, पाठ्यक्रम की प्रकृति हैं। पाठ्यक्रम निर्देशन प्रदान करता है किसको, छात्र को। जो पाठ्यक्रम है यह किसको निर्देशन प्रदान करता है, छात्र को निर्देशन प्रदान करता है। किसको, छात्र को। पाठ्य विवरण पाठ्यक्रम का एक भाग है। पाठ्य विवरण पाठ्यक्रम का ही एक भाग है। सीखने का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। भाई अगर आप सीखेंगे तभी तो आपके व्यवहार में चेंजेस आएगा, तभी तो परिवर्तन आएगा। अगर आप सीखेंगे ही नहीं तो व्यवहार में परिवर्तन कहाँ से आएगा। तो सीखने का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। पाठ्यक्रम अनुदेशनात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है। पाठ्यक्रम जो होता है वो अनुदेशनात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है। यह कथन स्मिथ का है। ऐसा कौन कहते हैं, स्मिथ कहते हैं, ऐसा स्मिथ कहते हैं। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यावहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया, टेलर ने किया। किसने किया, टेलर ने। किसने किया, टेलर ने। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है मूल्यांकन से। पाठ्यक्रम की जो प्रभावशीलता है वह मूल्यांकन से निर्धारित होती है। पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है, प्रारूप। पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है, प्रारूप। पाठ्यक्रम कितने मूल अवयव, पाठ्यक्रम में कितने मूल अवयव होते हैं, तो पाठ्यक्रम में 4 मूल अवयव होते हैं। पाठ्यक्रम में 4 मूल अवयव होते हैं। व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कितने प्रकार हैं, तो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिक भिन्नता, हमारे अंदर मानसिक तौर पर व्यक्तिक भिन्नता होती है। हमारी मानसिक क्षमता और मानसिक योग्यता अलग है, आपकी मानसिक क्षमता अलग है ना। हमारी शारीरिक भिन्नता अलग है, आपकी अलग है। हमारी भावनाएं अलग हैं, आपकी भावनाएं अलग हैं। तो हम आप सब मिलकर के, हम सब के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हम लोग व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार यानी कि हम लोग मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक हर तरीके से अलग अलग हो सकते हैं और हैं भी, है ना। तो उपरोक्त सभी मानसिक व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार हैं। पाठ्यक्रम विकास उपरांत, पाठ्यक्रम विकास के उपरांत विषय वस्तु में सुधार के लिए मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। पाठ्यक्रम विकास के उपरांत विषय वस्तु में सुधार के लिए जो मूल्यांकन है वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास के उपरांत, यानी पाठ्यक्रम विकास के उपरांत,
और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास के दौरान, है ना, विषय वस्तु में सुधार के लिए मूल्यांकन जो है वो निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध क्षैतिज संगठन कहलाता है। एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध क्या कहलाता है? क्षैतिज संगठन कहलाता है। पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य क्या है? तो पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य होता है पुस्तकों की संख्या में कमी। पाठ्यक्रम एकीकरण का क्या उद्देश्य है? पुस्तकों की संख्या में कमी लाना। कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, मुख्य उद्देश्य किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। कब, क्या, क्यों, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, यह शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। समाज का दर्पण विद्यालय को कहा गया है। समाज का दर्पण किसे कहा गया है? समाज का दर्पण आपका विद्यालय को कहा गया है। परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है अनुभव केंद्रित पर। किस पर? परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत अनुभव केंद्रित पर आधारित है। प्रौढ़ शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण है। प्रौढ़ शिक्षा एक उदाहरण है निरौपचारिक शिक्षा का। प्रौढ़ शिक्षा एक उदाहरण है, निरौपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण है। कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? निर्देशात्मक प्रशासन। कौन सा प्रशासन? निर्देशात्मक प्रशासन जो है वो प्रशासन का एक प्रकार नहीं है। बाकी प्रजातांत्रिक प्रशासन हो गया, प्राधिकृत प्रशासन हो गया, निरंकुश प्रशासन हो गया, ये सारे ही प्रशासन के एक प्रकार हैं, टाइप्स हैं, लेकिन ये कोई प्रशासन का प्रकार नहीं है। अधिकारवादी प्रशासन आधारित है अधिनायकत्व पर। अधिकारवादी प्रशासन जो है वह अधिनायकत्व पर आधारित है। प्रशासन की मुख्य विशेषता है समन्वय। प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है? समन्वय। SNE संक्षेपाक्षर है। ये क्या लिखा है? SN, जस्ट मिनट प्लीज, लिखा है SNE, तो SNE संक्षेपाक्षर है सिस्टम ऑफ न्यू एंट्री। सिस्टम ऑफ न्यू एंट्री, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है SNE, तो ये क्या हो गया? सिस्टम ऑफ न्यू एंट्री, ENTRY, ये क्या हो गया? सिस्टम ऑफ न्यू एंट्री। चलिए, शिक्षक के विकास का समन्वयन, उद्दीपन और निर्देशन निरीक्षण का उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? शिक्षक के विकास का समन्वयन, उद्दीपन और निर्देशन, यह उद्देश्य है किसका? निरीक्षण का उद्देश्य निरीक्षण करना है। बजट एक आकलन है आय और व्यय का। आय मतलब इनकम, व्यय मतलब खर्च, है ना। बजट एक आकलन है आय और व्यय का। प्रशिक्षण में अनुशासन कठोर होता है। प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में जो अनुशासन होता है वह कठोर अनुशासन होता है ना। ट्रेनिंग कहीं की भी हो, किसी की भी हो, उसमें जो प्रशिक्षण में मतलब जो अनुशासन है वो कठिन होता है। एक बालक का प्रथम शिक्षक कौन है? आप सभी को पता होगा। एक बालक का प्रथम शिक्षक उसकी माता को कहा गया है। माता ही प्रथम गुरु होती है। संस्कृति बनी होती है, तो संस्कृति हमारे संरक्षण और संप्रेषण, इन दोनों से मिलकर के संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति इनसे मिलकर के बनी होती है। निम्न में कौन एक सांस्कृतिक क्रिया नहीं है? तो नाटक, कहीं भी कोई नाटक होती है तो वो नाटक क्या है? सांस्कृतिक क्रिया है। संगीत जो है वो सांस्कृतिक क्रिया है। नृत्य क्या है? सांस्कृतिक क्रिया है। लेकिन कोई राजनीतिक सभा हो रही है, वो कोई सांस्कृतिक क्रिया नहीं है। राजनीतिक सभा सांस्कृतिक क्रिया नहीं है। शारीरिक शिक्षा का प्रशासन और संगठन डैश के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, क्रिया के सिद्धांत पर। किस पर आधारित होना चाहिए? क्रिया के सिद्धांत पर। कैटलिन ओहासी जो है वो जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। कैटलिन ओहासी नाम है और ये एक जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। ठीक है, किससे संबंधित हैं? जिम्नास्टिक से। किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 में। किसमें? आर्टिकल 343 में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के संपूर्ण जीवन दर्शन से है। ये बात आपके टेलर कहते हैं। कौन कहते हैं? ये बात टेलर ने कही है कि किसी भी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के संपूर्ण जीवन दर्शन से है। किसने कहा है कि पाठ्यचर्या में वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय में प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं? ये बात कहने वाले आपके मुनरो हैं। कौन कहते हैं ये बात? मुनरो कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हंटर कमीशन ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? हंटर कमीशन ने अपना प्रतिवेदन सन 1917 में प्रस्तुत किया था।
1917 में। एनसीईआरटी की स्थापना आपकी 1961 में हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना आपकी 1961 में हुई थी। एनसीएफ का पूरा जो रूप है, जो नाम है, वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। एनसीएफ का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। एनसीएफ 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित किया गया। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में है। सुविधा प्रदाता के रूप में अध्यापक काम करता है। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। एनसीएफटीई का पूरा नाम एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन है। एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीएफटीई 2009 में प्रकाशित हुई। एनसीएफटीई 2009 में प्रकाशित हुई। एनसीएफ 2005 में निर्धारित भाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र यानी कि 3 भाषा सूत्र। एनसीएफ 2005 में निर्धारित भाषा सूत्र कौन सा था? त्रिभाषा सूत्र, जिसको हम 3 भाषा या त्रिभाषा भी कहते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो अधिगम हो, जो लर्निंग हो, जो सीखने की क्रिया हो, वह सक्रिय और सामाजिक हो। अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन सी परिषद प्रदान करती है? एनसीटीई। अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने वाली जो परिषद है वह एनसीटीई है। एनसीटीई है। नई शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर के कस्तूररंगन जो हैं वो नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अध्यक्ष हैं। बिना बोझ के सीखना किस समिति से संबंधित है? प्रोफेसर यशपाल की समिति कहती है कि बिना बोझ के बच्चों को सिखाओ। बिना बोझ के सीखना प्रोफेसर यशपाल समिति का जो है कि क्या था उसका, उनसे संबंधित है। वर्तमान आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली शैक्षिक तकनीकी पर आधारित है। बाल केंद्रित जो शिक्षा है वह शैक्षिक तकनीकी पर आधारित है। बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण क्या है? विशिष्ट विद्यालय। बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण क्या है? विशिष्ट विद्यालय। एससीईआरटी उत्तर प्रदेश की स्थापना 1981 में हुई थी। एससीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1981 में। एससीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1981 में। डीआईईटी किसके अधीन काम करता है? एससीईआरटी के अधीन। डीआईईटी किसके अधीन काम करता है? एससीईआरटी के अधीन काम करता है। बीआरसी का पूरा नाम क्या है? बीआरसी का पूरा नाम ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर है। बीआरसी यानी कि ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। बीआरसी का पूरा नाम ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। पाठ्यक्रम निर्माण में एनजीओ की भूमिका पाठ्यक्रम को प्रभावी बना देती है, इफेक्टिव बना देती है। सिलेबस को, पाठ्यक्रम को निर्माण में जो एनजीओ होता है उसकी भूमिका वह पाठ्यक्रम को ज़्यादा इफेक्टिव बना देती है। कौन? एनजीओ। निम्न में कौन नेता के अर्थ को इंगित नहीं करता है? नेता का अर्थ मतलब जो नेता है, जो लीडरशिप कर रहा है, वो एक मार्गदर्शक भी होता है, अग्रसर करने वाला और जो है होता है, लेकिन लेखक नहीं होता है ना। तो नेता के अर्थ को मार्गदर्शक, अग्रसर करने वाला ये तो इंडिकेट करते हैं लेकिन लेखक नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी। नेतृत्व की आवश्यकताएं हैं। नेतृत्व की आवश्यकता क्या है? उद्देश्य को निर्धारण करने में भी नेतृत्व की आवश्यकता होती है और संगठित करने में भी, जिसको हम लीडरशिप कहते हैं। समन्वय करना। उपरोक्त सभी द राइट वन। उपरोक्त सभी द राइट वन आंसर। नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। ये बात आपके स्टोकडिल कहते हैं। ये बात कौन कहते हैं? स्टोकडिल कहते हैं। नेतृत्व प्रबंधन का एक भाग है किंतु संपूर्ण प्रबंधन नहीं है। ये बात कीथ डेविस कहते हैं। कौन? ये बात आपके कीथ डेविस कहते हैं। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? 14। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? 14 सिद्धांत हैं। नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है। नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है। ये बात आपके पीटर ड्रकर कहते हैं। ऑप्शन डी, पीटर ड्रकर कहते हैं। कौन कहते हैं? पीटर ड्रकर। निम्न में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? तो जनतंत्रीय नेतृत्व भी होता है, निरंकुश नेतृत्व भी होता है, निर्बाधवादी भी होता है। तो उपरोक्त सभी इज द राइट वन हियर। कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? तो ये सारे ही हमारे नेतृत्व के प्रकार
कहे जाते हैं? कौन नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? तो योग्यता का सिद्धांत हमारा नेतृत्व का सिद्धांत है, संतुलन का सिद्धांत भी हमारा नेतृत्व का सिद्धांत है, और समूह प्रक्रिया का जो सिद्धांत है वह भी हमारा नेतृत्व का सिद्धांत है। लेकिन तानाशाही का जो सिद्धांत है यह नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है। तानाशाही का सिद्धांत नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है। डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के डिसिप्यूलस से बना हुआ है। जो डिसिप्लिन शब्द आप लोग सुनते हैं यह डिसिप्यूलस एक शब्द है लैटिन भाषा का, उसी से हमारा डिसिप्लिन निकल करके आता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही और सटीक आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और आपको बताते चलें कि अगर आप पेड लेना चाहें तो ये नंबर है हमारा 9628182649। ठीक है, 9628182649 नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे ये पीडीएफ है ना, इसमें आंसर टिक करके जो पेड स्टूडेंट होते हैं जो फीस पे करते हैं उनको पहले ही पहुंचा दी जाती है ना। तो अगर आप चाहें इससे आपका क्या होगा, किसी भी टाइम आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप इस नंबर पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो से मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है। चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है, अपने मन को एकाग्र कर लेना ही अनुशासन है। ये बात आपके स्वामी विवेकानंद कहते हैं। कौन कहते हैं? ये बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं। किसने मुक्त्यात्मक अनुशासन पर बल प्रदान किया? जॉन डीवी ने। किसने मुक्त्यात्मक अनुशासन पर बल प्रदान किया? जॉन डीवी ने किया। निम्न में से कौन अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? संयुक्त परिवारों का टूटना ये अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है। शिक्षक को वाचस किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद में। शिक्षक को वाचस किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है। शिक्षक वास्तव में भविष्य का वास्तुशिल्पी है, ये बात हुमायूं कबीर कहते हैं। शिक्षक रियलिटी में भविष्य का वास्तुशिल्पी है, ये बात हुमायूं कबीर कहते हैं। और 100 क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया समझाने में। ठीक है, फटाफट से हम लोगों ने क्लियर किए क्वेश्चंस। निम्न में से कौन अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है? तो अच्छा चरित्र होना यह अध्यापक का नैतिक गुण है। आत्मसम्मान की भावना यह भी अध्यापक का नैतिक गुण है। एक दूसरे का सहयोग करना, भ्रातृत्व भाईचारे की भावना, यह भी अध्यापक का नैतिक गुण है। लेकिन पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना यह अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है। किसी बच्चे को आप ज्यादा मान रहे हो और किसी से आप घृणा कर रहे हो, है ना, किसी को सम्मान दे रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो, ये आपका पक्षपातपूर्ण व्यवहार होगा और ये आपका उचित गुण नहीं है। अध्यापक के अंदर ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए सभी बच्चे क्लास में एक समान होते हैं। कौन जवाबदेही का प्रकार नहीं है? मनोरंजन संबंधी कोई जवाबदेही नहीं है। नैतिक जवाबदेही हो सकती है, कानूनी जवाबदेही होती है, प्रशासनिक होती है, लेकिन मनोरंजन संबंधी जवाबदेही ये इसका कोई बात नहीं है। निम्न में कौन दंड का प्रकार नहीं है? शारीरिक दंड, जी हाँ बिल्कुल दंड है, दंड का एक प्रकार है। मानसिक दंड भी होता है, कानूनी दंड भी होता है, लेकिन पुरस्कार इसमें सबसे अलग आंसर है ना। ये कोई दंड का प्रकार नहीं है। किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? आप सभी को पता है मुस्लिम काल में कठोर दंड दिया जाता था। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास भी करेंगे। तो नंबर आपने ले ही लिया है और चाहिए पीडीएफ तो उस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? तो ये भैया शारीरिक भी हो गया और वो बेचारा मानसिक मेंटल तौर पर भी वो है ना दुखी होगा, तो मानसिक, शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार का हो गया। और क्लास कैसे रही? बिना लाइक बिना कमेंट आप नहीं जाएंगे। विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? गंभीर हिंसा के लिए आप शारीरिक मानसिक उसको मारे पीटेंगे नहीं, सीधा कानूनी दंड दीजिए। क्या करेंगे? कानूनी दंड देना ज़्यादा उचित है। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।